शाम ने आकर दोपहर को बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया था। वीणा ने अनमने होकर बगल में पड़ा फोन उठाया। एक रस्म थी जो हर दिन निभानी पड़ती थी, पति को फोन करने की रस्म। हेलो, कितने बजे तक निकलेंगे ऑफिस से? 7 बजे तक। सीधे खाना खाएंगे या कुछ नाश्ता? ऐसा करना, कुछ तला हुआ पकौड़ा टाइप बना लेना। एक दो पापड़ सेक देना। बैठूंगा आज। सूचना देने के साथ ही फोन काट दिया गया था। बैठना केवल क्रिया नहीं, प्रक्रिया भी हो सकती है। ये वीणा ने आलोक से शादी के बाद ही जाना था। बोतल के साथ बैठना, चखने के साथ बैठना, और साथ ही वीणा की अकल और मायके वालों की धज्जियां उड़ाते जाना। एक कौड़ी की अकल नहीं, जला पापड़ लेके चली आती है फूहड़। 2 पैग के बाद आलोक की जबान खुलती, फिर बंद नहीं हो पाती। मायके वाले लपेट लिए जाते हैं। साले झूठे मक्कार। एफडी कराई लड़की के नाम। कहाँ गई एफडी साली? वीणा दूसरे कमरे में बैठी अगली तारीफ का इंतजार करती। ढेला देने में जान निकलती सबकी। साले झूठे, सब के सब झूठे। वीणा कमरे से बाहर ही नहीं आती। साल भर भी तो नहीं हुआ था शादी को, मुश्किल से 11 महीने। लेकिन 11 बार से कई गुना ज्यादा बार वो अपने कमरे में लगे पंखे को देखकर कितना कुछ सोच चुकी थी। पिछली बार मायके गई तो पापा से कहा भी था, मैं मर जाऊंगी पापा किसी दिन, सच बता रही हूँ। आपको पता नहीं मैं कैसे आदमी के साथ रह रही हूँ। भैया ने झट से पल्ला झाड़ लिया और था। वही आदमी तुमको फ्लाइट के इतने महंगे टिकट से मायके भेजता है। कुछ तो शर्म करो वीणा, एडजस्ट करो। सब करते हैं। लौटते समय पापा ने अपनी मजबूरी भी बता दी थी। हम खुद तुम्हारे भाई के भरोसे हैं बिटिया, कहाँ से तुमको ही बुला लें। वैसे मारपीट तो नहीं करते ना आलोक बाबू? पापा भी संदेह की चक्की में उसको ही पीसते। वीणा कैसे समझाती? आलोक मारपीट नहीं करते, लेकिन उससे कम भी कुछ नहीं करते। जब देखो तब छोटी छोटी बात के लिए किचकिच। प्याज का छिलका तुरंत फेंका करो, मरे चूहे जैसा गंधाता है। हद फूहड़ हो तुम बीना, पूरा मूड खराब कर दिया। वीणा सोचती रह जाती, फूहड़ कौन है? वो जिसने मूड खराब कर दिया, या फिर वो जिसने उसका नाम ही खराब कर दिया? वीणा से बीना बनने तक का सफर एक ही दिन में तो तय हो गया था, और बाकी का सफर कैसा रहेगा वो भी पहली रात में ही दिख गया था। मुझे सब कुछ नहीं चलता, पर्टिकुलर हूं कुछ मामलों में। पसंद नापसंद का एक लेवल है, उसको मेंटेन करना। सुहाग रात में ऐसी बातें भला कौन करता होगा? वीणा चुपचाप सुनती रही। आलोक ने आगे कहा, पता है बीना, फोटो देखकर ही मुझे लग गया था लड़की सुंदर है, बट ग्रूमिंग करनी पड़ेगी। मजाक उड़ाते हुए आलोक ने वीणा को अपनी ओर खींच लिया था। उस रात कमरे में एक घुटन की नींव पड़ी थी, और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे वो घुटन जुड़ जुड़ कर बड़ी होती जा रही थी। और इस तरह की पीने वाली, बैठने वाली शामें उस घुटन की इमारत को थोड़ा और ऊंचा करती जाती थी। आज फोन रखकर वीणा यही सब सोचती रही। उसने खिड़की का पर्दा सरकाकर आज फिर सामने वाली बालकनी पर नजर जमा दी। डॉक्टर साहब आकर वहां बैठ चुके थे। वीणा ने तुरंत अपने कमरे की लाइट बंद कर दी। किसी को देखना एक तरफा ही होना चाहिए ना। वो देखती रही, हर दिन की तरह। डॉक्टर साहब ने पहले पौधों की गिरी पत्तियां बटोरी, फिर पौधों पर पानी छिड़का, और हर शाम की तरह आंखें मूंद कर कुर्सी पर अधलेटे हो गए। डॉक्टर साहब, यही नाम है उनका जिससे वो जाने जाते थे। वीणा ने भी आंखें मूंद ली। करीब 6 महीने पहले ये नाम पहली बार सुना था। आलोक ने मखौल उड़ाते हुए ये परिचय दिया था उनका। सामने वाले फ्लैट में जो आदमी नहीं रहता, पागल जैसा, अकेले बात करता रहता है पेड़ पौधों से, वो दिमाग का डॉक्टर है। अपना इलाज भी कर लेता कभी। वीणा ने प्रतिरोध किया था,
पेड़ पौधे से बात करते हैं इसलिए पागल कह देंगे आप उनको? वीणा सोचती रही। वो तो पेड़ पौधों से बात करते हैं जिनमें जीवन बहता है, और वो तो एक पत्थर के साथ रहती है, कभी जीती है, कभी मरती है। तुम अपनी अकल ना लगाओ, सब उनको पागल कहते हैं। आलोक ने इतना बता दिया था डॉक्टर साहब के बारे में कि वीणा की आंखें उस बालकनी के इर्द गिर्द मंडराने लगी थी। आंखें उनका पीछा करने लगी थी, बालकनी से कमरे तक, कमरे से किचन, किचन से फिर बालकनी तक। पूरा घर दिखता था उनका। क्या पता इसके आगे भी कुछ हो घर में? दिखता सो तो सिर्फ उतना ही है ना, जितनी अपनी इंद्रियों की सीमा हो। उसके आगे, उसके आगे बेचैनी का बादल उमड़ता रहता है, काला स्याह बादल, हटाए नहीं हटता। एक दिन डॉक्टर साहब ने बालकनी पर खड़ी वीना को आवाज़ दी थी। हेलो, एक्सक्यूज मी, ये आपकी बेडशीट थी, इधर उड़कर आई है। थैंक्स। वीणा बस इतना कह पाई। वीणा का जवाब भी कोई जवाब था? बताना चाहिए था ना। मेड लेने आएगी, या फिर डॉक्टर साहब आप अपनी मेड से भिजवा देना, जैसा कोई जवाब होना चाहिए था ना। या फिर डॉक्टर साहब मैं कितने बजे लेने आ जाऊं, ऐसा एक सवाल पूछ लेना चाहिए था। उस शाम से आज शाम तक झिझक तारी रही। आज लगा इतने दिन तक अपनी चादर कहीं और रखना ठीक बात तो नहीं। आज हिम्मत करके वीना चली गई थी। हेलो, मैं वीना, वो बेडशीट आपकी बालकनी में आई थी। दरवाज़ा उन्होंने ही खोला था। वीणा ने आने की नकली वजह बता दी थी। मुझे लगा आपने मुझे गिफ्ट कर दी है। कम इन प्लीज। दरवाज़ा खोलकर डॉक्टर पूरा पीछे हट गए थे। वीणा ने पूरे फ्लैट को स्कैन किया। आने की असली वजह यही तो थी। हर जगह पौधे, छोटे बड़े, सीधे टेढ़े, और और हर पौधे की मिट्टी में लगी छोटी सी चिट उसके नाम के साथ। वीणा ने चिट की ओर इशारा किया। ये ये पहली बार देखा, पौधे के साथ उसका नाम। वो वीणा की आंखों में झांक कर बोले। नाम भूल जाता हूँ, गलत नाम से न पुकार दूं, इसलिए चिट लगा रखी है। नाम बदलना किसी को भी अच्छा नहीं लगता ना वीणा। वीणा के सिर पर जैसे हजारों लीटर पानी किसी ने उड़ेल दिया था। जब वो झांक कर डॉक्टर साहब के घर में सब कुछ देख सकती थी, तो डॉक्टर साहब भी तो सब कुछ सुन ही सकते थे। सब कुछ सुन चुके थे, यानी वीणा से बीना तक का सफ़र वो जानते थे। मेरी बेडशीट दे दीजिए। अब एक पल भी और रुकना नहीं हो पा रहा था। सारी गाली गलौज डॉक्टर के कानों तक पहुंच चुकी होगी। वीणा को लगा जैसे उसके कपड़े उतर चुके थे। रिमेंबर वीणा, सुसाइड रास्ता नहीं खोलता, वो रास्ता बंद कर देता है जीने का। बेडशीट थमाते हुए वो बोल गए थे। वीणा के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई थी। कौन बताया था उनको इतना कुछ? कैसे उनको पता कि कितनी ही बार नींद की गोलियां घर में आईं और फिर कुछ सोचकर फेंक दी गईं? कुछ ही देर में वीणा को अपने सवालों के जवाब मिल गए थे। उन्होंने अपना कार्ड थमा दिया था। डॉक्टर विक्रम सिंह, साइकियाट्रिस्ट। दिमाग पढ़ता हूँ, सवाल पढ़ता हूँ, जवाब देता हूँ, घर यही प्रोफेशन है मेरा। जब ठीक न लगे आ सकती हो, ये मेरा कार्ड। आकर भी वीणा उनमें ही उलझी रही। करीब 35 साल की उम्र होगी इनकी। वीणा से कम 7-8 साल बड़े। वो बेडशीट एक लिफाफे में रखकर वापस की गई थी। बाहर आते ही एक खास महक फैला गई, डॉक्टर के घर की महक। वीणा ने झट से वो बेडशीट उसी लिफाफे में रख दी। उहुं, पराए घर की महक अपने घर में फैलना सही नहीं। आलोक के आने का टाइम हो रहा था। आज बैठना था। गालियों वाली शाम आज कुछ ज़्यादा ही चुभ रही थी। बार बार वीणा का ध्यान उधर ही जाता। डॉक्टर भी तो सुन रहे होंगे।
वीणा आज अनमनी थी। चौथे पैक के बाद आलोक की लड़खड़ाती जुबान खुलने लगी थी। ए बिना, अपनी शक्ल सुधार कर रखा कर। थोड़ा कैसी होती जा रही? धीरे बोलेंगे? वीणा ने धीरे से कहा। चुप हो जाइए। ये कहना तो हो ही नहीं पाया। आलोक चीखता जा रहा था। क्यों धीरे बोलूं? अपने घर में अपनी बीवी से बात कर रहा हूं, किसी के बाप का नौकर नहीं हूं। वीणा ने अपने कमरे में जाकर खिड़की से सामने वाली बालकनी देखी। फिर सिर उठाकर अपने कमरे का पंखा देखा। लगा जैसे घुटन की इमारत थोड़ी और ऊंची हो गई थी। अगली सुबह आलोक के ऑफिस जाते ही वीणा ने फ़ोन कर दिया। हेलो, डॉक्टर विक्रम। मैं वीणा। शाम को आपकी क्लिनिक आ सकती हूँ? ओके, 5 बजे। सवाल का सिर्फ जवाब आया, कोई सवाल नहीं आया। ये भी नहीं कहा कि क्लिनिक क्यों, घर आ जाओ, सामने ही तो रहती हो। वीणा आश्वस्त हुई। ये सच में दिमाग पढ़ना जानते हैं। वीणा ने शाम को क्लिनिक पहुंचते ही स्पष्ट किया, एक्चुअली घर पर नहीं मिलना चाहती थी, बिल्डिंग में सही नहीं लगेगा, सब लोग देखते हैं। डॉक्टर विक्रम ने उसकी बात इग्नोर करते हुए पूछा। कॉफी पियोगी ना? पूछने के साथ ही डॉक्टर ने फ़ोन उठाकर ऑर्डर भी कर दिया था। उसके बोलने का इंतज़ार कर रहे थे। वीणा ने टेबल को घूरते हुए बोलना शुरू किया। मुझे अक्सर लगता है बिना बात के रोने लगूं, कहीं भाग जाऊं। डॉक्टर का तुरंत जवाब आया। रो लिया करो, भाग जाया करो। नहीं, मतलब वो सब सही नहीं लगता, वो सब जो अक्सर होता है। वीणा का वो सब डॉक्टर विक्रम को अच्छी तरह पता था। वीणा सफाई देने लगी थी। एक्चुअली डॉक्टर, मतलब आलोक भी पूरी तरह गलत नहीं है। मेरे मायके वालों ने भी झूठ बोला था शादी के लिए। वीणा शायद खुद को समझाना चाहती थी। डॉक्टर ने रोक दिया। आपने क्या गलत किया अपने हस्बैंड के साथ? कुछ भी तो नहीं। फिर आपके साथ इतना एक सब बार होना सही है? पीठ घुमाते हुए डॉक्टर का सवाल वीणा के सारे सवालों का जवाब था। तो अब मुझे क्या करना चाहिए डॉक्टर? मतलब किस तरह बात करना चाहिए? आप मुझे कोई दवा दे सकते हैं क्या? आप बीमार नहीं हैं तो आप दवा क्यों लेंगी? सैंडविच लीजिए। हड़बड़ाई हुई वीणा केबिन का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से चुप हो गई थी। कॉफ़ी और सैंडविच टेबल पर लाकर रख दिए गए थे। वीणा ने कॉफ़ी का मग उठा लिया। मैं सैंडविच नहीं खाती। डॉक्टर विक्रम ने प्लेट वीणा के थोड़ा और पास कर दी। नहीं खाती तो भी खाइए। मैं नहीं खाती हूँ, प्लीज़। आप मुझे बताइए, मुझे घर पर क्या करना है? वीणा खींच गई थी। यही करना है जो अभी कर रही हैं। मना करना है। जबरदस्ती क्यों कुछ खाना है? न गालियां, न इंसल्ट, कुछ भी नहीं। कॉफ़ी के घूंट के साथ सुनी गई वो बात वीणा को कहीं अंदर तक तृप्त कर गई थी। कोई महक हावी होती जा रही थी। कॉफ़ी की, डॉक्टर की बातों की, या फिर उस घुटन के हटने की। वीणा का डर फिर मुंह खोले सामने आ गया था। डॉक्टर, मैं चुप रहती हूँ तो इतना कुछ हो जाता है, बोलूँगी तो शायद और। डर के पीछे पापा दिखे, भैया दिखा। डॉक्टर ने तुरंत समझा दिया था। जो बात शायद के बाद आए वो डाउट होता है, सिर्फ डाउट। डॉक्टर विक्रम बातों के जादूगर थे। उनका जादू चलने भी लगा था। वीणा ने सिर झटक कर सामने खड़े डर को अनदेखा किया। डॉक्टर, आपकी फीस? अगली बार बता दूंगा। इम्प्रूवमेंट दिखे तो पहले। डॉक्टर की बातों में महक थी, उनके घर वाली महक। वीणा भरी भरी वापस लौटी, उसी महक से भरी हुई। वो महक क्लीनिक में भी थी। वीणा ने लिफाफा खोलकर बेडशीट निकाली।
वो महक उसमें लबालब भरी हुई थी। बेडशीट को अपने चेहरे के पास लाती हुई वीणा ठिठक गई। लगा जैसे डॉक्टर विक्रम उसके चेहरे के एकदम पास खड़े हों। वीणा ने बेडशीट वापस अलमारी में छुपा दी, लेकिन महक को खुद से अलग ही नहीं कर पाई। वीणा अक्सर क्लिनिक जाने लगी। हर बार फीस अगली बार के लिए टाल दी जाती। वीणा ने एक बार चौंक कर कहा, अब तो बहुत इम्प्रूवमेंट है डॉक्टर, मैं खुद फील करती हूँ, सब कुछ उनके हिसाब से नहीं करती। डॉक्टर ने आंखों में झांक कर पूछा था। अभी भी सुसाइड का ख्याल आता है? वीणा मना नहीं कर पाई थी। हाँ, कभी कभी आता है। जिस दिन ये ख्याल आना बंद हो गया, फीस ले लूंगा। वैसे डॉक्टर, शहर खूब घूम रही हूँ आजकल, अकेले। वीणा ने एक दिन खुश होकर बताया था। उन्होंने शिकायत की थी। तभी तो आजकल एक्सीडेंट की खबरें बहुत आ रही हैं। सबका ध्यान भटक जाता होगा आपको देखकर। वीणा के चेहरे पर उड़कर आया लाल रंग पक्का होकर वहीं ठहर गया था। ऐसा पक्का कि फिर वो रंग कभी गया ही नहीं। खिड़की से छुपकर डॉक्टर को देखती तो वो रंग चेहरे से उतरता हुआ पूरे शरीर को लाल कर जाता। क्लिनिक में बैठी हुई उनको सुनती तो लगता पूरी रूह सुर्ख हो उठी हो। उस शाम वो रस्म फिर निभाई गई, पति को फ़ोन करने वाली रस्म। हेलो, कितने बजे तक निकलेंगे ऑफिस से? बस निकल रहा हूं। और सुनो, शाम को कुछ ढंग का बना लेना। एक दोस्त आया हुआ है, उसको खाने पर बुला लिया है। उसके पहले बैठेंगे हम लोग। वीणा के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। किसी और के सामने भी उसके मायके के लोग गाली खाएंगे आज। इसका मतलब वो लड़का भी वीणा की फूहड़ता के किस्से सुनेगा। फ़ोन रखने के बाद बहुत देर तक वीणा के हाथ कांपते रहे। फिर कंपन अपने आप नहीं रुका, उसको रोका गया। वीणा ने फिर फ़ोन किया। हेलो, सुनिए आलोक, किसी को घर पर लाकर पीने पिलाने का प्लान मत करिएगा, मुझे कंफर्टेबल नहीं लगेगा। आलोक गरजने लगा था। मैं पूछ नहीं रहा हूं बिना, बता रहा हूं। और तुम होती कौन हो रोकने वाली? और उसके सामने मुंह नहीं खोलना चाहिए। आलोक, बोतल खुलेगी ना तो मुंह भी खुलेगा, आज आप भी देख लेना। वीणा ने साफ जवाब दे दिया था। पता नहीं किस कारण से दोस्त तो घर नहीं आया, लेकिन आलोक के अंदर का जानवर ज़रूर बाहर आ गया था। घर आते ही बाएं गाल पर पड़ा एक तमाचा वीणा के पूरे वजूद को झकझोर गया था। साली, मेरा घर, मेरे पैसे, धौंस भी मेरे ऊपर। कौन भड़का रहा है? बाप भड़का रहा है। बुलाऊंगा, हर दिन दोस्त बुलाऊंगा। रोक कर दिखा, तेरी भी औकात देखूं। मैं घर मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। बाएं तरफ का गाल बुरी तरह तप रहा था। चली जा, अभी चली जा। क्या खाएगी? कमाने के लिए क्या सोचा है? वीणा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए आलोक घर से बाहर चला गया था। रात गहरी होती जा रही थी। वीणा को महसूस हुआ वो घुटन की इमारत जिसकी नींव सुहागरात पर रखी गई थी, खटाखट जुड़ते जुड़ते इतनी ऊंची हो गई थी कि उसके नीचे शादी की कब्र बन चुकी थी। पूरी रात सुबकने के बाद वीणा ने फ़ोन कर ही दिया था। भैया, मैं घर आ रही हूँ। भैया सब कुछ सुनने के बाद इतना ही बोले थे। देख वीणा, तुम्हारी भाभी के 2 IVF तो फेल हो गए थे, तीसरा सक्सेसफुल हुआ, आज ही पता चला है। उसको किसी भी तरह के स्ट्रेस से दूर रहने को कहा है। थोड़ा मैनेज करो। मैं बात करता हूँ आलोक से, कल ही बात करता हूँ। सुबह के 5:30 बज चुके थे। वीणा ने सुबह का आसमान देखा, तेजी से रंग बदलता हुआ। काला, फिर गाढ़ा नीला, फिर नारंगी, फिर फिर सब कुछ रोशन। सूटकेस पैक करते हुए वीणा ने खुद को समझाया, अभी सब कुछ काला है,
धीरे धीरे रंग बदलेंगे। माँ की दी हुई सोने की चेन रखी, लिफाफे से निकाल कर बेडशीट रखी और पूरे घर को एक बार हसरत से देखकर अलविदा कहा। ऑटो रिक्शा में बैठते ही मुड़कर घर को देखा। ये घर वीणा का था ही नहीं, उसी आदमी का था बस, जिसने उसे कभी जीने ही नहीं दिया। एक बार मुड़कर उस बालकनी को भी देख लिया, जिसने वीणा को मरने नहीं दिया। हेलो डॉक्टर। हेलो वीणा, तुम हो कहाँ? ये किसका नंबर है? तुम्हारा फोन बंद है। करीब हफ्ते भर बाद वीणा ने फ़ोन किया था। घर पर भी नहीं हो ना तुम? तुम्हारी मेड से पूछा सब था। कुछ बताते हुए भी कुछ वीणा बताओगी अब? कुछ तो छुपा ही ले गई। डॉक्टर विक्रम ने बार बार पूछा। वीणा चुप रही। जब तुम पापा के पास नहीं हो तो कहाँ हो? इसी शहर में हो? मुझे मिलना है, प्लीज। वीणा ने फ़ोन रख दिया था। जब मिलना नहीं था तो पता नहीं फ़ोन क्यों किया था। कुछ सोचकर वीणा ने एक मैसेज टाइप किया। इसी शहर में हूँ, नौकरी ढूंढ ली है, खुद को ढूंढ रही हूँ डॉक्टर, मिल गई तो आपसे भी मिलवा दूंगी। तुमने तलाक के पेपर भेज दिए? एक बार पूछा भी नहीं? आपने ही तो कहा था भैया, स्ट्रेस ना दूं किसी को। वीणा शांत थी। शांत रहकर जुड़ना भी ज़्यादा आसान था, खुद को ढूंढना भी और संभालना भी। उस शाम डॉक्टर विक्रम के क्लिनिक गई तो कुछ ज़्यादा ही संभल कर लौटी। विक्रम ने उस शाम अपने नाम के आगे से डॉक्टर उपसर्ग निकालकर सिर्फ विक्रम बनकर बात की थी। साफ साफ कह दूं वीणा? नहीं, मत कहिए विक्रम। वीणा ने उनको रोक दिया था। वो बात क्या ही सुनती जो उनकी आंखों में कब से देख रही थी। विक्रम थोड़ा और पास आ गए थे। एक पौधा ले आइए, उसका नाम वीणा रखकर चिट लगा दीजिए, भूलेंगे ही नहीं। है वो पौधा मेरे पास, लेकिन बहुत बड़ा हो चुका है। अब जमीन चाहिए उसको। विक्रम की आंखें वीणा पर टिकी हुई थी। लाल रंग हर तरफ फैलने लगा था। वीणा ने झुकी हुई आंखें बिना ऊपर उठाए कहा था, ज़मीन पर एक इमारत है विक्रम, उसको तोड़ रही हूँ। जब टूट जाएगी मलबा भी हट जाएगा, बता दूंगी उस ज़मीन पर, तब अपना पौधा लगा दीजिएगा। तब तक क्या करूं वीणा? कि देखभाल करिए तब तक। विक्रम ने वादा कर लिया था। उसके बाद कितना कुछ हुआ, वो पौधा सूख ही नहीं पाया। तलाक के पेपर से बौखलाए आलोक ने डॉक्टर विक्रम को भी घसीट लिया था। मुझको पता है तुम उसके यहाँ गई थी। वॉचमैन ने बताया। कब से चल रहा है ये सब? ऐसा क्या देता है वो जो मुझ में नहीं मिलता? साली छिनार। आलोक को इस तरह बिखरता देख वीणा जुड़ने लगती थी। लगता था घुटन की वो इमारत दरकने लगी थी। वीणा को अपने हाथ में एक हथौड़ा दिखता था, उस इमारत को तोड़ती जाती थी। लेकिन फिर पूरी दुनिया वीणा के खिलाफ खड़ी, टूटी ईंटों को फिर से जमाने लगती थी। कोर्ट की आखिरी तारीख के पहले भैया ने तुरुप का पत्ता फेंक दिया था। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? वीणा ने भी खुलकर पूछ लिया था। अच्छा भैया, अभी खुले हैं क्या मायके के दरवाजे मेरे लिए? समझ लेना, फिर शायद मायके के दरवाजे भी बंद हो जाएं तुम्हारे लिए। डिवोर्स पेपर पर साइन करना आखिरी प्रहार था। उसी के साथ वो घुटन की इमारत भरभरा कर गिर पड़ी थी। मलबा ही मलबा हर तरफ। कोर्ट से बाहर निकलते समय वीणा ने उस मलबे की बदबू महसूस की। आलोक दूर खड़ा था। पापा भैया बस कहने को पास खड़े थे। दूरी तो सबकी समान थी, सबके चेहरे उतरे हुए थे। भैया ने एक औपचारिक सवाल किया। भतीजी को देखने कब आओगी? फिलहाल तो नहीं भैया, एक अधूरा काम पूरा करना है। वीणा ने गले से चेन निकालकर भैया को थमा दी। भैया, बच्ची को पहना दीजिएगा, उसकी दादी और बुआ दोनों का आशीर्वाद है इसमें। इतना कहकर वीणा आगे बढ़ाई थी।
एक बार भी मुड़कर नहीं देखा था, समय ही नहीं था। अब जब ज़मीन खाली थी, मलबा हट चुका था, तब विक्रम के पौधे को गमले से निकालकर वहाँ रोपने का वक्त आ चुका था। अगर ये वीडियो और बुरा भला चैनल आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी कहें। शुक्रिया।